अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का टॉपिक जो है वो जीन सीक्वेंसिंग है। जीन सीक्वेंसिंग जो है एक ऐसा तरीका कार या टेक्निक है जिसमें आप किसी भी जीन जो है उसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तरतीब को मालूम करने की कोशिश करते हैं, और उनकी तरतीब या उनका ऑर्डर के किस तरतीब में वो एक दूसरे के बाद आते हैं वो जो है वो उस जीन का सीक्वेंस बता रहा होता है। और उस टेक्निक का नाम हमने क्या रख दिया हुआ है, जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था, ये वही साइंटिस्ट है जिसने आपको अमाइनो एसिड की तरतीब के बारे में बताया था किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस के अंदर। तो फ्रेडरिक सैंगर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले किसी भी प्रोटीन के अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं उनकी तरतीब आपको बताई थी, और फिर यही वो बंदा था जिसने बाद में आपको न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब के बारे में बताया जीन सीक्वेंसिंग के जरिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहला मेथड डिस्कवर किया गया था जीन सीक्वेंसिंग का, या जीन की तरतीब या जीन के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर का या तरतीब का पता चलाने के लिए जिस बंदे ने कोशिश की थी वो आपका फ्रेडरिक सैंगर ही था। और इस टेक्निक को जिसको उसने इस्तेमाल किया था उसको आप कहते हैं सैंगर टेक्निक। ठीक है, तो हमारे पास जीन सीक्वेंसिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। अब तो खैर इतनी लेटेस्ट जीन सीक्वेंसिंग आ चुकी है कि जिस तरह से आपके पास यूएसबी नहीं होती या जो आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं, आपको इस तरह से वो डिस्पोजेबल सी चिप सी मिल जाती है। चिप को आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, और उसके ऊपर जो है वो एक छोटी सी जगह बनी होती है, क्या उसका नाम है, आइन टोरेंट करके कोई इसका नाम है एक जीन सीक्वेंसिंग की इस टेक्निक का। खैर उसके ऊपर आप क्या करते हो, वो छोटी सी चिप के ऊपर एक जगह सी बनी होती है पॉकेट सी, उसके ऊपर अपना सैंपल लोड कर देते हो जिसमें आपकी वो जीन होती है जिसका आपने न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर जो है वो निकालना होता है। और वो जो है वो 1-1.5 घंटा लेती है, या 2 घंटे लेते हैं, 3 घंटे लेते हैं, डिपेंड्स कि आपकी जीन जो है वो कितनी लंबी है। और वो रीड होती है और उस सारा का सारा जो उसका सीक्वेंस तरतीब है वो चूंकि आपने लैपटॉप के साथ उस चिप को कनेक्ट किया होता है तो वो प्रोग्राम के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए सारा का सारा जो है ना न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो आपकी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आता था। तो अब तो खैर ये आपकी जो किताबें हैं बच्चों ये बड़ी पुरानी है। मेरा ख्याल है मैंने 2005-6 में अपने सेकेंड ईयर में ये किताब पढ़ी थी, तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, और ये किताब उससे भी काफ़ी पुरानी है, जब मैंने पढ़ी थी तो ये उससे भी काफ़ी पुरानी है। तो इसमें वो अब लेटेस्ट टेक्निक्स जो है वो नहीं है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने जिक्र किए हैं। अब तो जीन सीक्वेंसिंग के मामले में बड़े आगे जा चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब ये किताब लिखी गई थी तो उस वक्त ये सारी जीन सीक्वेंसिंग की जो आजकल जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जिसको हम कहते हैं वो मौजूद नहीं थी। पुराने 2 ही मेथड्स अवेलेबल थे जिसका जिक्र आपकी किताब में उसने किया हुआ। उस वक्त जब ये किताब लिखी गई थी एक मेथड था हमारे पास मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये केमिकल सिंथेटिक तरीकाकार होता है न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को मालूम करने का, ये बाद में आया था। इससे पहले जो है फ्रेडरिक सैंगर ने एक तरीकाकार बताया था। आज भी जो मैक्सिमम जीन सीक्वेंसिंग टूल्स हैं वो सैंगर की टेक्निक को ही इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल उनका वही होता है जो सैंगर का था, और उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो जीन के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर या तरतीब आपको बताते हैं। तो बहरहाल इस जीन सीक्वेंसिंग के उसने स्टेप्स बताए हुए हैं, वो चाहे आप मैक्सिम गिलबर्ट मेथड से कर लें, आप नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के मेथड से कर लें, यानी जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके जरिए करा लें, या फिर आप बहुत पुरानी टेक्निक फ्रेडरिक सैंगर की उससे करा लें। उसका प्रिंसिपल जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, और उसमें वो आपको बताता है कि देयर आर 3 पॉइंट्स। एक तो ये कि आपने क्या करना है कि उस डीएनए को, ज़ाहिर जीन है उसकी एक जीन हमारे किसी काम की, हमेशा आपसे कहा है कि जीन के हमेशा हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए होती हैं, क्योंकि अगर वो एक जीन इतनी मुश्किल से मैं आइसोलेट करूंगी एक मॉलिक्यूल, तो अगर वो कहीं पे भी किसी पॉइंट पे डैमेज हो गया तो वो सारी जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल की उसको आइसोलेशन के लिए, जो मेरी एनर्जी इस्तेमाल हुई, जो मेरा वक्त इस्तेमाल हुआ, वो सब ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए जब हम जीन को निकालते हैं तो उसके बाद फ़ौरन से उसको क्लोन कराने से पहले हम उस जीन को पीसीआर टेक्निक के जरिए उसकी मल्टीपल कॉपियां बनवा लेते हैं। उसका मकसद यही होता है कि हमारा सैंपल किसी भी मौके पे ख़त्म ना हो, और ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा सारा एक्सपेरिमेंट जो है ज़ाया हो जाए। लिहाजा हम क्या करते हैं, पहले तो आपकी जीन की ज़ाहिर है बहुत सारी कॉपियां बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं, या आपकी जीन को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे काट देंगे। अच्छा, काटने का तरीका कर क्या होगा कि फर्ज करें कि एक जो डीएनए मतलब एक मॉलिक्यूल जो आपकी जीन का है उसको मैं काट दूं 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, अगले को काट दूं 15 के बाद, उससे अगले को काट दूं 20 के बाद,
उससे अगले को काट दूं मैं 30 के बाद, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास उस जीन के छोटे छोटे टुकड़े आना शुरू हो जाएंगे। और वो टुकड़े सारे के सारे कैसे होंगे कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, एंडिंग पॉइंट फर्क होगा, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल को मैंने जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद काटा, दूसरे को 11 के बाद काटा, तीसरे को 12 के बाद काटा, चौथे को इस तरह से 13, 14, 15, इस तरह से हमारे पास सब जो है वो वेरिएबल लेंथ के फ्रेगमेंट्स आएंगे। लेकिन वो फ्रेगमेंट्स किस तरह के होंगे कि सब का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा और एंडिंग पॉइंट जो है वो फर्क होगा। तो वो लिखता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप जनरेट करेंगे डीएनए के पीसेस को जो डिफरेंट साइजेस के होंगे, और वो इस तरह के होंगे कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। उसके बाद आप जाहिर है उनको जेल के ऊपर लोड करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था डीएनए हुआ भी है, उसके साथ जो आपने सलूक किया है, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हुआ भी है या नहीं, उसको देखने के लिए हमें डीएनए को जेल के ऊपर लोड करना पड़ता है। हम जेल पे लोड करेंगे, और मैंने उस दिन भी कहा था कि जेल के ऊपर डीएनए जो है वो सेग्रीगेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। जाहिर है जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी उतना बड़ा होगा और उसका साइज भी उतना ही फर्क होगा, मतलब ज्यादा साइज होगा। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उसका उतना कम साइज होगा, उसका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो अपने अपने वेट के मुताबिक जो है वो अरेंज हो जाएंगे जेल के ऊपर। उसके बाद फिर आप उस जेल को रीड करना शुरू करें। मैंने अभी आपसे कहा कि 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद काटा, फिर 11 के बाद काटा, फिर 12 के बाद, फिर 13 के बाद, फिर 14 के बाद। हर बार एक एक जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। आप उसको जब रीड करते जाएंगे ओवरलैपिंग देखो ना, हर दफा जब जेल रीड करेगी उसको, तो जो ओवरलैपिंग न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो उसको निकाल के जो नया न्यूक्लियोटाइड होगा उसको उसके अंदर उस सीक्वेंस में ऐड करा देगा। फिर आप अगला फ्रेगमेंट रीड करना शुरू करेंगे, उसके भी वो शुरू के 10 फर्ज करो न्यूक्लियोटाइड वही होंगे जो पहले वाले के थे, और कहीं जाके जो है वो 11वां नया ऐड होगा, तो 11वें को अपने सीक्वेंस में डाल लेगा जो उसका प्रोग्राम रीडर है, और बाकी सारा जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस है उसको निकाल देगा। तो दिस इज हाउ द प्रिंसिपल गोज ऑन। चाहे वो आप न्यू जनरेशन टेक्निक को इस्तेमाल करें कि डीएनए के ढेरों फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, इतने फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं कि वो एक एक न्यूक्लियोटाइड्स के फर्क से होता है, और वो जो प्रोग्राम रीडर होता है वो ओवरलैपिंग सीक्वेंस को, जाहिर है हमने सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट फर्क है, तो जो शुरू वाला पॉइंट है जो कॉमन है वो उसको निकालता जाएगा और अगला जो नया नया है उसको रीड करके ऐड कराता जाएगा। तो इस तरीके से आप एक पूरी की पूरी जीन जो है उसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तरतीब जो है वो उसको मालूम कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं तो आपको 10 न्यूक्लियोटाइड कहना, इससे भी छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, 2 वाले भी होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास वो कहता है कि 3 स्टेप्स हैं आपने जब भी सीक्वेंसिंग करनी है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि अगर आपने जनरेट करने हैं डिफरेंट साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट्स, तो हमारे पास 2 मेथड है। एक सेंगर का तरीकाकार है जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, और वो ये क्या होते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। और दूसरा तरीकाकार हमारे पास क्या है, मैग्जम गिलबर्ट मेथड। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक तकनीक इस्तेमाल की थी, इसमें वो जरा केमिकली डीएनए के पीसेस को, डीएनए को छोटे छोटे, मतलब इसमें आप एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, एंडोन्यूक्लियसेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें आप केमिकली जो है वो HCl हो गया या डिफरेंट एसिड बेस मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हैं और डीएनए के फ्रेगमेंट्स कराते हैं, और उसके बाद उनको रीड करके जो है वो किसी वो एंकर करके किसी सपोर्ट के साथ तो उसको रीड करते हैं, और रीड करने के बाद आप जो है वो उसको बता देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े ह्यूज सीक्वेंसेस के लिए ये टेक्निक फेवरेबल नहीं होती। लेकिन चूंकि मैं आपसे कहा कि आपकी किताब पुरानी है और जिस वक्त ये लिखी गई थी उस वक्त सिर्फ ये 2 टेक्निक्स ही अवेलेबल थी, लिहाजा उसने उन दोनों टेक्निक्स का जिक्र किया हुआ है। अच्छा जी, सेंगर जो आपको कहता है कि वो उसका जो तरीकाकार, उसका जो प्रिंसिपल है, उसमें आप डीएनए के टुकड़े बनाने के लिए, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, HCl का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप उसके लिए डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लियेजेस का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, जो खास सीक्वेंस को रीड करके कट करता है। आप इसमें कर रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का। अब गौर कीजिएगा, आमतौर पे जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम लिखते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये लफ्ज लिखता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में क्या फर्क है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिएगा, हमारे पास जो है, एक मिनट,